जी। अब ये मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ मैंने बताया। ये नेक्स्ट आप देखें एक साइट है मोहनजोदड़ो की है। अब ये देखें ये कितनी वेल प्लान्ड ये साइट है। आज से ये तकरीबन 2500 कबल मसीह या उससे भी पहले ये जो शहर आबाद थे हमारे, आज का जो कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद का, उसके बारे में हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि इस्लामाबाद का भी मास्टर प्लान नहीं बना हुआ, इस्लामाबाद के बारे में भी जो आबादियाँ हैं वो वेल प्लान नहीं है। तो ये उस टाइम की जो आज से 25 यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2500 3000 साल पहले जो आबादियाँ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो इतनी वेल सिविलाइज थी कि वो बाकायदा उन्होंने ये आगे मजीद मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि उस टाइम पे भी वो इतने वेल मैनर और वेल सिविलाइज, तो यही वजह है कि हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, यही वजह है कि हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें उनकी साइट टाउन प्लानिंग कि वो कुछ टाउन प्लानिंग की साइट देखें आप, ये कैसे, ये मजीद जब मैं स्लाइड शेयर करूंगा ना आपके साथ, तो ये आप उसके अंदर मजीद इसको आप अच्छे तरीके से आपको नजर भी आएगा और आप देख भी सकेंगे इसको। कैसे एक बकायदा एक तरतीब से गलियां बनी हुई हैं, घर बकायदा तरतीब से बने हुए हैं। और ये नेक्स्ट हम चलते हैं। ये चीज ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी, ये देखें ये ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली पिक्चर है, ये उस टाइम पे जो खवातीन ज्वेलरी इस्तेमाल करती थी ना, ये जो जेवरात इस्तेमाल करती थी उस टाइम पे, तो ये उसकी तस्वीरें हैं। ये आज भी जो मोहनजोदड़ो का जो वहाँ पे है म्यूजियम है, वहाँ पे भी मौजूद है ये। और इस्लामाबाद के अंदर भी जो म्यूजियम है वहाँ पे भी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा जो बर्तन है, ये देखें मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये मतलब ये मिट्टी के बर्तन उस दौर के थे। ये वहाँ से जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो साइट्स हैं वहाँ से डिस्कवर हुए हैं, ये वहाँ से निकाले गए ये बर्तन। तो ये आपको इससे अंदाजा हो जाएगा, आपको हो रहा होगा कि वो कितनी वेल सिविलाइज्ड और वेल मैनर्ड जो है ना वो कौम थी, या वो जो लोग थे। अब नेक्स्ट चलते हैं, चॉइस और वेट। ये देखें बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर 1 आपको एक क्राफ्ट नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली क्राफ्ट आपको बता रहा है, ये आप इसको अगर देखें तो बैलगाड़ी जो है, यानी जो है ना आगे घोड़े हैं या कोई भी जानवर हैं, वो पीछे ना एक जो क्राफ्ट है उसको खींच लेके जा रहे हैं, यानी और व्हील भी वहां पे इस्तेमाल हुआ हुआ है। इट्स मीन के उस दौर में भी जो टायर है, जो व्हील है, वो मौजूद थे। ये उस दौर के बच्चे के खिलौने हैं बेसिकली। ये सेकंड पिक्चर को आप देखें ये भी है, और थर्ड जो अब पिक्चर है बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जो पहली पिक्चर है, ये उस टाइम पे जो वेट्स इस्तेमाल करते थे मेयर करने के लिए, वो कोई भी वो खरीदो फरोख्त करते थे एक दूसरे के साथ, तो उस टाइम पे जो मेजर इस्तेमाल कर रहे थे, वेट्स इस्तेमाल कर रहे थे, ये उसकी पिक्चर है। यानी आज से 2500 साल पहले, मैं बार बार ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, उस टाइम पे लोग को इस चीज़ का वो था कि कैसे उन्होंने नाप तोल करना है, कैसे उन्होंने जो है ना मेजर्स करनी है। तो ये उस दौर के वेट्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो खिलौने हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी चीजें हम। आइडेंटिकल प्लान्स ऑफ वेल लेड आउट स्ट्रीट्स, खुली हवादार गलियां और बाकायदा एक प्लान के साथ गलियां बनी हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज पानी की निकासी के जो सिस्टम था, निकासी आप का सिस्टम, आज हमारे यहाँ पानी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो कराची हमारा सारा का सारा क्या हो जाता है, बह जाता है, हमारा सारा का सारा जो कराची है वो डूब जाता है। माजरत के साथ मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक है उस दौर में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो शहर थे वो वेल ड्रेनेज, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम था, निकासी आब जो सिस्टम था वो इतना बेहतरीन था। फिर पब्लिक बाथ, नहाने की मतलब जो पब्लिक बाथ जो ना वो लोग यूज कर रहे थे, वो लोगों ने बनाए हुए थे। फिर रिलीजियस सेंटर से जहाँ वे इबादत करते, जैसे मंदिर अभी हैं या मसाजिद हैं। मीटिंग हॉल्स, मीटिंग्स के बकायदा हॉल लोगों ने बनाए हुए थे। अच्छा, ये दौर आयरन का नहीं था, ये कॉपर और ब्रॉन्ज का जो दौर था। उस टाइम पे आयरन अभी डिस्कवर नहीं हुआ था या क्या, ये आयरन का दौर नहीं था, ये उस टाइम पे कॉपर और ब्रॉन्ज जो ज्वेलरी वो इस्तेमाल करते वो कॉपर या ब्रॉन्ज की मेनली थी, या इवन जो हथियार थे वो भी कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। और फिर जैसे मैंने पहले बताया कि वेट्स जो है ना वो बाकायदा स्टैंडर्डाइज वेट्स इस्तेमाल करते थे मैयत करने के लिए चीज़ों को। और फिर कैटल यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो खिलौना मैंने आपको बताया
उस खिलौने ने उनका माइंडसेट बता रहा है खिलौना बेसिकली, कि कैसे उस दौर के जो लोग थे वो बाकायदा जो जानवर हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर वो एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं बाकायदा उनको। ये उस दौर की जो चीज़ें मिली है वहाँ से जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें थी, कुछ बातें थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अट्रैक्टिव लगी होंगी और पहली दफ़ा आप इस चीज़ सुन रहे होंगे। तो और इसके बाद लेक्चर के बाद आप मज़ीद इसके बारे में खुद भी सर्च करेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, इंडस स्क्रिप्ट उस दौर की जो लिखाई जो उस दौर की जो चीज़ें थी, मतलब जो जो लिखाई थी, जो स्क्रिप्ट था, वो पढ़ा नहीं जा रहा। वो जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है यहाँ की साइट से मिला है, लेकिन वो आज कंप्यूटर का इवन दौर आ चुका है। दुनिया भर के जो ज़ुबानें समझने वाले जो माहिर हैं वो इसके पीछे मतलब ख्वार हो रहे हैं, उन्होंने बड़ा इसकी समझने की कोशिश की। लेकिन जो इंडस का स्क्रिप्ट था, इंडस लिखने का जो मेथड था, वो आज तक इवन कंप्यूटर को भी समझ नहीं आया कि कैसे इसको ये क्या है बेसिकली। और इस जो स्क्रिप्ट है इसको बेसिकली प्रोटो ड्रेविडियन और प्रोटो संस्कृत, यानी संस्कृत जो जुबान है उसके जो पहले जो जुबान थी वो उसके बारे में ये चीज़ बता रही है। ये सॉरी, इसको प्रोटो संस्कृत और प्रोटो ड्रेविडियन कहा जाता है कि जो संस्कृत जो है उससे पहले जो जुबान थी वो ये थी। तो ये इसके हो गया इंडस स्क्रिप्ट का। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन रेज होते हैं कि वाई ये इतनी शानदार सिविलाइजेशन जो ये कैसे तबाह हो गई हो, ये कैसे ज़वाल पज़ीर हो गई, ये क्या हुआ है इसके बारे में, मतलब क्वेश्चन ज़हन माइंड में आते हैं। तो तकरीबन 1700 कबल मसीह में इसका डिक्लाइन जो है ना आर्कोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस है वो बताते हैं। और उसकी जो मेन रीज़न थी उसकी जो मेन रीज़न वो ये बताते हैं कि और ये है फैक्ट भी है, आर्यन्स जो थे, आर्य नस्ल के जो लोग थे, ये आए थे बाकायदा इस ज़मीन पे इन्वेडर्स बन के, फॉरेन इन्वेडर्स बन के हमलावर हुए थे इस ज़मीन पे। और उन्होंने यहाँ के जो शहर थे उनको तबाह कर दिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया। और जहाँ पे जो वेल सेटल्ड जो कौम थी उसको गुलाम बना लिया। तो ये इसके बारे में हम नेक्स्ट आर्या के बारे में, नेक्स्ट हमारी स्लाइड है उसी के बारे में, तो हम उस बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इसको हम क्यों रीड कर रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी हमारा इससे क्या ताल्लुक है। तो कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे ये बात थी, और मेनली जो रिवर इंडस मैंने पहले जो बताया इसी के आसपास ये सिविलाइजेशन जो थी आबाद थी। एज अ मानूर मैसेज आ रहे हैं, काइंडली लोगों को इन कर दें। जी, वेटिंग रूम में तो जी कोई भी नहीं है, सब इन है मीटिंग में, जिन जो ज्वाइन कर रहे जी, हैं। चलें ठीक है, सही है। जी, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो क्योंकि ये लोग यहाँ आबाद थे, ये जो इंडस के जो सब कॉन्टिनेंट है ये यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के इस पार्ट यानी जो जहाँ पे आज पाकिस्तान आबाद है, यहाँ पर आबाद थे। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी हैं, उसके रियल इनहेरिटर हैं, वो हम इसकी विरासत के असल हकूक रखने वाले असल मालिक हैं, जो हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम हैं वो लोग, ठीक है। और हमारी हमारी ज़मीन है जहाँ पर दुनिया की एक ओल्डर सिविलाइजेशन, वेल सिविलाइज्ड जो कौम है वो यहाँ पर आबाद थी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसी के बारे में लोगों को बताने के लिए ऐसा पाकिस्तान का एक और थिंक टैंक है, क्योंकि हमारे 3 थिंक टैंक हैं। उन एक थिंक टैंक में से जो इंडस है, इंडस डाल्फन वो भी है, वो इसी के नाम से है, ताकि हम दुनिया को इस बारे में बता सकें। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम रियल इनहेरिटर हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, हमने इस दुनिया को बताना है। जी, हम नेक्स्ट चलते हैं अब। आर्यन्स, अब ये क्वेश्चन अभी आया था कि ये लोग कहाँ से आए थे बेसिकली। अच्छा, खैबर पास जो है ये पेशावर का जो इलाका है, ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा है बरसगीर के लिए। आर्यंस यहाँ से आए, मुगल्स यहाँ से आए, महमूद गजनवी यहाँ से आया, जितने भी इन्वेडर्स आए, जितने भी हमलावर यहाँ पे इस सरजमीन पर आए, हम इस चीज़ पे नहीं जाते मुस्लिम्स थे, वो किस वजह से आए, क्या रीजन, हम इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम यहाँ मकामी हैं, हमारे पे किसी ने हमला किया, अभी हम रिलीजन को, हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपना रहे हैं सिर्फ, हम सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ नहीं जाते हम, ठीक है। तो जो इन्वेडर्स जितने भी आए, सारे के सारे खैबर पास से आए,
जो पेशावर का इलाका है, कहा जाता है कि अटक के बारे में कहा जाता है कि अटक के बारे में जो अटक को अबूर कर लेता था ना, जिसने भी रोकना होता था वो अटक से पहले रोक सकते थे। जो अटक इन्वेड हमलावर अटक अबूर कर लेता है, वो फिर पूरे बरसगीर नेपाल तक, पाकिस्तान क्रॉस करते हुए, इंडिया क्रॉस करते हुए नेपाल तक चला जाता था, ठीक है? तिब्बत तक चला जाता तिब्बतन प्लेटू तक चला जाता था, उसको फिर रोकने वाला कोई नहीं होता था। ये जो अटक के वे दरियाए सिंध है, यहाँ पे वेल उनका वाहिद उनको रोकने की जगह होती थी। खैर क्योंकि मेरा ताल्लुक अटक से है, तो मुझे इससे बड़ा फ़ख्र है, बड़ा प्राउड है। हम नेक्स्ट चलते हैं। कहा जाता है कि आर्या जो थी सेंट्रल एशियन से आए थे। सेंट्रल एशिया अभी किसी ने खालिद ने क्वेश्चन किया अभी दरमियान में कि आर्या कहाँ से आए थे? 1500 कबल मसीह में ये लोग आए थे सेंट्रल एशियन से, और सेंट्रल एशियन में से कहाँ से आए थे? जो इसके ऊपर आर्कोलॉजिस्ट का एक कहते हैं मैक्सिमम जो ज़्यादा जो तादाद में जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जिनका इत्तेफाक है इस बात के ऊपर, ये जो साउथर्न रशिया जो है, जो साउथर्न रशिया का जो इलाका है, रूस का जो इलाका है, यहाँ से ये लोग हिजरत करके वहाँ पे जब मकामी सूरत-हाल, मौसम इस तरह वो आया, तो आर्कटिक रीजन आ जाता है, बर्फबारी वहाँ पे ज़्यादा होती है। आज भी अगर आप देखें तो रशिया का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी, बट आबादी वहाँ बहुत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूरत-हाल इस तरह की है, वहाँ पे जो मौसमी जो हालात इस तरह के हैं। तो ये लोग उस दौर में वहाँ से यहाँ पर आए और फिर यूरोप में और सॉरी एशिया पूरे में फैल गए। तो यहाँ पे ये लोग बेसिकली आए थे और इन्होंने आके यहाँ पे मकामी आबादी को हिट किया था। अब क्योंकि यहाँ पे इस वक़्त इंडिया और पाकिस्तान मौजूदा इंडिया और पाकिस्तान, मुसलमान और हिंदू, यहाँ ये इब्तिदा थी हिंदुइज़्म की। ये कैसे न ये नेक्स्ट पर ये बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग आपके लिए फैक्ट रहेगा। आर्य जब यहाँ पर आए, आर्यन ब्रॉड रिलीजियस फिलॉसफिकल सिस्टम विद मतलब अपने साथ एक ना एक फिलॉसफिकल और एक मज़हबी जो सिस्टम था, वो अपने साथ यहाँ पर लेकर आए। तो जब यहाँ पर वो आए, तो पहले सबसे पहले वो आबाद हुए, इंडस रिवर के आस-पास आबाद हुए, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कौम थी या वो जो वे सिविलाइज़्ड कौम थी, उसको उन्होंने तबाह बर्बाद किया, यहाँ पे आबाद हुए और कुछ अरसे के बाद ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके गैंगी, दरिया गंगा, दरिया यमुना, यानी दरिया जमुना गंगा और यमुना के जो आस-पास के इलाके थे या उसके जो वैली थी, वो वहाँ पे जाकर आबाद हो गए। यानी पहले यहाँ पर आए, यहाँ पे इन्होंने बाकायदा कुछ अरसा रहे, 1 सदी हो सकती है, 2 सदियाँ हो सकती हैं। फिर देन यहाँ से माइग्रेट करके वो गैंगीज़ वैली की तरफ चले गए, ठीक है? जब वो गए तो अपने साथ सॉरी यहाँ पर वो आए तो अपने साथ ना एक ज़ुबान लेकर आए थे। एक ज़ुबान लेकर आए थे वो और उस वो जो ज़ुबान थी वो अर्ली वर्ज़न थी संस्कृत का। जो संस्कृत ज़ुबान है उसका अर्ली वर्ज़न था वो, जो कि बेस थी जो संस्कृत आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि संस्कृत ज़ुबान जो है वो बेस है उर्दू की, हिंदी की, पंजाबी की, सिंधी की। ये जो मुकामी ज़ुबानें हैं या जो हमारी कौमी ज़ुबान मकामी और कौमी दोनों जो ज़ुबानें हैं, इसका जो बेस है वो संस्कृत ज़ुबान की है। तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस से तो आर्यंस जो हैं इनका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान भी है कि ये एक ऐसी ज़ुबान लेकर आए जो बुनियाद बनी फिर आगे उर्दू की, हिंदी की, पंजाबी की और सिंधी की। अच्छा ये लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बाकायदा इससे पहले इस इलाके के अंदर अ शिप्स बनाने का कोई बाकायदा रवाज नहीं था। केटल्स को एग्जैक्टली इस्तेमाल करने का रवाज था, लेकिन शिप्स बड़ी पैमाने पे बड़ी-बड़ी शिप्स बनाने का कोई रवाज यहाँ पे नहीं था। क्योंकि ये दरियाए सिंध, दरियाए गंगा और जमुना के आस-पास रह रहे थे, तो इनको उसकी ज़रूरत थी फिशिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इन्होंने जो शिप्स थी बड़ी-बड़ी उन्होंने बनाई और वो इस्तेमाल की। ये तोहफ़ा वो लेकर आए थे, एक ज़ुबान का और एक आर्ट ऑफ बिल्डिंग शिप्स का इस सरज़मीन पे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, जो मैंने पीछे एक बात की है, जो मैंने बात की कि वो लेकर आए थे हमारे साथ अपना रिलीजियस फिलॉसफिकल सिस्टम अपने साथ लेकर आए थे वो। तो वो क्या सिस्टम था? वो क्या सिस्टम लेकर आए थे वो? तो अब वो जो सिस्टम लेकर आए थे, वो कास्ट सिस्टम लेकर आए थे। वो जो ज़ात बिरादरी का जो सिस्टम वो अपने साथ लेकर आए थे वो। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आज भी अगर देखें तो हिंदुइज़्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनटचेबल से हम दलित कहते हैं, तो ये वो आज भी पाए जाते हैं। तो हिंदू के अंदर ये जो सिस्टम है, ये आर्य लेकर आए थे। आर्यंस जो कौम है, वो लेकर आई थी।
तो ये अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्राफ है, पहले ब्राह्मण्स जो बड़े पादरी, मौलवी, आज का मौलवी कह लें इस्लाम के अंदर, ठीक है ना, जो बड़े मजहब ठेकेदार जिसे कहते हैं, ये वो लोग थे। कश्मीरी जो है ना, ये वो लोग थे बेसिकली जो सल्तनत चलाते थे, हुकूमत चलाते थे। और जो दूसरे थे वेश जो थे, ये बेसिकली फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है ना। तो ये वो लोग थे बेसिकली। और शूद्र जो थे ये अनस्किल्ड वर्कर्स थे, या मतलब अच्छा, अब ये देखें आप, जो ब्राह्मण, कश्ती और जो वेश थे, ये आर्या से वो लेते थे। जब ड्यूटीज देते थे वो लोगों को, तो ये उनकी ना कास्ट देख कर देते थे लोग, वो ड्यूटीज देते थे। तो जो ब्राह्मण, कश्ती और वेश जो थे, आर्य नस्ल के होते थे। और जो शूद्र, जिनसे सबसे कम उन्होंने काम करवाना होता था, वो नॉन जो थे वो यहाँ लेकर आए थे। अच्छा, आखिरी जो था वो अनटचेबल, यानी दलित जो है, यानी जो यहाँ के मुकामी थे, जो यहाँ के मुकामी यहाँ के नहीं, गैंगीज वैली की, गंगा दरिया, गंगा और जमुना के जो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो मुकामी आबादी थी, उनमें से भी जो अच्छे वाले ऊपर जात के, जिनको शूदर्स, उनको अपने, वो उनको टच करते थे, उनसे दुआ सलाम करते थे। लेकिन उनके अंदर भी जो सबसे जो नीच जात जिसे वो समझते थे, वो उन दलित में कहते थे अनटचेबल, उनको वो दुआ सलाम भी नहीं करते थे। उनसे वो गलियां साफ करवाना, स्वीपर, जिस तरह के काम वो लेते थे। तो ये एक उनका कास्ट सिस्टम है आर्यंस का। मैं आप लोग क्वेश्चन बाद में लूंगा, इसके हवाले से हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, अब ये एक और क्वेश्चन रेज़ होता है कि क्या हिंदू, जो आर्यंस थे, वही बुनियाद बनी हिंदुइज़्म की? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आर्यंस जो कास्ट सिस्टम है वो लेकर आए थे वो, लेकिन यहाँ का जो इंडिजिनियस कल्चर था, यहाँ का जो मुकामी कल्चर था, यहाँ के जो मुकामी रस्म और रिवाज थी, उन्होंने भी बहुत अहम रोल अदा किया था हिंदुइज्म की बर्थ, हिंदुइज्म की ओरिजिन के अंदर। यानी हुआ यूं कि आर्या का जो कास्ट सिस्टम था और यहाँ के मुकामी जो कल्चर था, ये दोनों मिलकर हिंदुइज्म की तरफ बढ़े हुए, हिंदुइज्म की बुनियाद रखी गई इस तरफ। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, द इम्पोर्टेंट वन इज बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। और ये हमारी आखिरी जो है सिविलाइजेशन है इस इलाके की। इसकी जो बुनियाद रखी थी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी थी, ठीक है। और 16th सेंचुरी के अंदर, 16th सेंचुरी बीस, यहाँ सॉरी मैं लिखना भूल गया, 16th सेंचुरी बीसी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से 6 सदियां पहले तकरीबन इसकी बुनियाद जो है वो रखी गई थी। इस वक्त अगर हम देखें तो ये बात हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, हम थोड़ा सा इस वक्त का देखते हैं। इस वक्त जो बुद्धिज्म है वो दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है इस वक्त। ईस्ट एशिया, जापान, नॉर्थ कोरिया, कोरिया, फिलिपाइंस, जितने दूसरे इलाके हैं, हांगकांग, आसियान कंट्रीज हम कहते हैं, ईस्ट एशियन जो के इलाके हैं, ये सारे के सारे जो इलाके इस वक्त भी, ठीक है, ये आज भी, इवन चाइना के अंदर भी कुछ एक वो है, ये लोग आज बुद्धिज्म के मानने वाले हैं। ये दुनिया का, ये कहते हैं ना कि चौथा बड़ा रिलीजन है। अब इसकी बुनियाद कैसे रखेगी, ये कैसे वजूद में आया, ये कैसे हुआ यूं, जो आर्यंस थे ये यहाँ से जब चले गए, इंडस से चले गए गैंगीज में, और गैंगीज पे जाकर उन्होंने कास्ट सिस्टम और बुनियाद रखी, और एक हिंदुइज्म का कंसेप्ट पढ़ा। तो वहां पे वो हिंदुइज्म की बहुत बड़ी बड़ी जो ना सल्तनत अंपायर बनी। उस अंपायर बने तो वहाँ का जो कास्ट सिस्टम था, वो आम जो वहाँ के निजी जात के जो लोग थे वो इसके अंदर पिस रहे थे, वो इसके अंदर ना तबाह हो रहे थे, यूँ समझ लिया आप। अब उस वो जो वहाँ पे अक्ल शऊर रखने वाले कुछ लोग थे, वो इस चीज़ को समझते थे कि ये गलत है, बिल्कुल गलत हो रहा है। तो कश्तरी एक हुक्मरान था, उसी का एक बेटा था सिद्धार्थ जो गौतम है, वो जब पैदा हुआ और उसने वो उस रस्म रिवाज से देखा कि मैं, जो मेरा बाप है वो जो है ना एक सल्तनत का बादशाह है, और वो अपने जो नीचे जो लोग साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है, तो वहां से वो अपने घर से भागकर जंगलों में चला गया। और जंगलों में जाकर वो उसने कुछ जो भी उसका वो था वो किया, और देन वापस आकर उसने एक रिलीजन की बुनियाद रखी। अब ये अगेंस्ट कास्ट सिस्टम था। जब अगेंस्ट कास्ट सिस्टम था, अब देखें एक, क्योंकि हम नेक्स्ट ये स्टडी करेंगे, जब इस्लाम यहाँ पर आया, हमें यहाँ पे इस्लाम जब आया तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आके चला गया था। बाद में बुजुर्गान दीन ने अपने जो है ना इखलाक से, या अपने जो इस्लाम का एक कंसेप्ट है कि बराबरी का कंसेप्ट है, मसवात का कंसेप्ट है, इसकी वजह से यहाँ के मुकामी हिंदू जोक तर जोक मुसलमान हुए। ये एक फैक्ट है, ठीक है। यही फैक्ट वहां पे लागू हुआ बुद्धिज्म के हवाले से। जो लोग उधर से पिस रहे थे,
कि कास्ट सिस्टम से वो जो लोएस्ट कास्ट के लोग जो थे, वो कहते हैं कि वो पॉपुलर होना शुरू हो गया ये। उन वो जोक तर जोक बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ठीक है? तो ये एक बुद्धिज़्म की बुनियाद थी, ये इसका था। अब नेक्स्ट चलते हैं गंधारा सिविलाइज़ेशन का क्या ताल्लुक है इससे और ये क्या? गंधारा जो सिविलाइज़ेशन है, ये मैं आपको बता दूँ इसका मैप मैं आपको स्केच आउट बता दूँ ये कहाँ पे थी। ये नॉर्दर्न जो सॉरी न जो वेस्टर्न जो सब कॉन्टिनेंट का और नॉर्दर्न का पाकिस्तान का इलाका है, यानी टेक्सला, पेशावर, मर्दान और ये आगे काबुल तक जाता था सारा, ये सब गंधारा गंधारा का रिलीजन है सारा ये। अब जब यहाँ पर वो आए तो अच्छा जब जिस टाइम पे ये बुद्धिज़्म बढ़ रहा था, तो उस टाइम पे ये इलाका जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया आपसे, यानी रावलपिंडी से इधर-उधर टेक्सला, अटक इसके बाद चकवाल फिर पेशावर, तो ये सारे जो इलाके थे, यहाँ पे एक सेमी इंडिपेंडेंट एक एम्पायर थी। बाद में यही एम्पायर जो है कन्वर्ट यहाँ इसी एम्पायर में से एक हुक्मरान था, वो उसने बुद्धिज़्म कबूल कर लिया क्योंकि मैं इस बारे में बता रहा था, हमने जो नेक्स्ट वीक में लेक्चर करना है, वो एम्पायर्स के बारे में स्टडी करना है हमने। तो वो ये आपको समझ आ जाए कौन सा हुक्मरान था जिसने बुद्धिज़्म की तरफ गया वो और फिर जब वो बुद्धिज़्म की तरफ गया, तो जो गंधारा था वो सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म हो गया और कहा जाता है कि ज्यूल ऑफ बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन था। गंधारा वाज़ द ज्यूल ऑफ बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन। गंधारा जो था वो फलने-फूलने की वजह बना। यहाँ पर एक हुक्मरान था गंधारा के इलाके से, अशोका नाम था उसका। उसने दुनिया भर के अंदर बुद्धिस्ट जो तबलीग करने वाले थे बुद्धिज़्म की उसने भेजे और ख़ास तौर पे जो आसियान कंट्रीज़ इनकी तरफ भेजा था उन्होंने। अब इस सिविलाइजेशन के 2 इलाके जो हैं इसके 2 बड़े इम्पोर्टेंट शहर थे ये एक इट्स मेन सिटीज़ आर पुरुषपुरा, ये आपको नाम पुरुषपुरा ये एक एक इलाका था ये मौजूदा पेशावर यानी और दूसरा इलाका था तक्षशिला। ये 2 इलाके जो थे पेशावर का और तक्षशिला का, ये बुद्धिज़्म के मेन सेंटर थे उस दौर के। तो ये मैं अभी आपको बताया गंधारा के हवाले से बताया और ये भी मैं आपको बताता चलूँ गंधारा भी जो है ये हमारा ऐसा पाकिस्तान का एक थिंक टैंक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि हमने एम्पायर के बारे में नेक्स्ट बाद में पढ़ना तो टाइम भी शॉर्ट है मुख्तसर तो हम आगे चलते हैं। टेक्सला के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लैंड ऑफ फ्रेगनेंस, सेंटर ऑफ लर्निंग, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, मैंने क्यों कहा ये टेक्सला जो था गंधारा जब तहजीब फल फूल रही थी तो टेक्सला ये था यहाँ पे दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी उस दौर के अंदर। ठीक है तो ये क्योंकि हम अंपायर के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में तफसील से पढ़ेंगे इसलिए मैं इसको बड़ा शॉर्ट से करके बता रहा हूँ। ये स्टूपाज हैं यहाँ पर जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है इसकी जो री असल जो इसकी जो होती है ना कि वो जो मूर्तियाँ होती हैं तो यहाँ दफन है, ये दुनिया भर के अंदर बहुत सारी हैं। इसके बारे में आपको जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। सिरकप सिटी ये टेक्सला में एक शहर है उस दौर का गंधारा का, देखिए कितना वेल प्लान्ड और कितना ये वेल डेवलप है। ये देखें आप, ठीक है क्योंकि हमने इस बारे में डिटेल में बाद में पढ़ना कि मैंने ये जल्दी स्लाइड्स आई की हैं। तो ये आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के हवाले से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं और क्योंकि हम अभी सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, अभी हमने एम्पायर्स को टच नहीं किया। जब एम्पायर्स को टच करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन ये खास तौर पे कौन-कौन से वो लोग थे, कौन-कौन सी एम्पायर थी, तो ये आपको क्लियर हो जाएँगी। तो जी, अब जिसका क्वेश्चन हो मैं पहले 1 मिनट रीड कर लेता हूँ कि क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ। जी, अब क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना माइक ओपन करें फिर दोबारा से क्वेश्चन करें यहाँ पे। जी, जल्दी से हम। अस्सलाम क्योंकि वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम जी हमज़ा जल्दी से। असद भाई मेरा क्वेश्चन है मतलब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जिस तरह हम कहते हैं इंडस रिवर के गिर्द वो जी, जी। मतलब है उसमें है, तो क्या सिविलाइजेशन रिवर की मतलब दरिया के दोनों जानिब ही फैली हुई थी या मतलब एक जानिब इंडस सिविलाइजेशन है तो दूसरी जानिब कोई और है या जी, कोई और? जी, जी, हमज़ा भाई देखें मोहनजोदड़ो जो थी तो बिल्कुल बैंक के ऊपर थी इंडस के। हड़प्पा का तो बिल्कुल ज़िक्र नहीं बनता ना, वो सहीवाल में थी। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। सहीवाल में मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उधर था, लेकिन ये ये मैं बता रहा हूँ कि इसका एक मतलब बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी कौम के लिए या किसी भी उसके लिए कि पानी और पानी से फिर अपनी वो ज़राअत और फिर कैटल्स को अपने फार्मिंग और एग्रीकल्चर तो इसके लिए वो इस्तेमाल करें हम। तो वो लोग
मैं प्रेफर करते थे वो कि वो इस तरह की जो है ना जगह पर रहें जहाँ पे पानी उनको आराम से मुयसर आ सके। तो ज़रूरी नहीं था उनके, ज़रूरी नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि ये अभी चीज़ 2 जो इलाके हैं वो डिस्कवर हुए, मजदड़ो और हड़प्पा का। तो हड़प्पा जो है बिल्कुल भी रिवर्स बैंक पे नहीं है। जो मजदड़ो है वो हाँ बिल्कुल उसके ऊपर है। ठीक है, वो दरिया सिंध के बैंक के ऊपर वाक़या था। जी नेक्स्ट। जी अदीला आप पूछें। सर मेरी तरफ अजान हो रही है, हो ले तो मैं क्वेश्चन करती जी हूँ। ठीक है जी, खालिद भी आप कर लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, खालिद भाई जल्दी से। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो आर्यंस के आने से पहले ये हिंदुइज्म की बुनियाद रखने से पहले किस मजहब को फॉलो कर रहे थे? अच्छा, ये जो आपने सुना होगा पारसियों के बारे में, जो जी जी आग की पूजा करते हैं या इस तरह के कंसेप्ट था। तो यहाँ के जो मुकामी लोग थे वो भी इस तरह की हवा को पूज रहा था, कोई आग को पूज रहा था। तो ये इस तरह कंसेप्ट थे यहाँ पे जब वो यहाँ पर आए। तो जी ठीक हो गया। मैंने कहा ना कि वो कास्ट सिस्टम लेकर आए तो यहाँ के जो मुकामी कल्चर दोनों मिलकर हिंदुइज्म की बुनियाद पड़ी इस तरह। राइट सर। जी सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्यन से पहले कौन सा रिलीजन था, तो क्योंकि ये हिंदुइज्म तो आर्यंस लाए थे। अच्छा, मैंने ये कहा कि वो लोग का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्योंकि फिर यहाँ पे हो गया था। ठीक है, तो पहले जो लोग थे वो इसको एज अ पावर के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जब वो अपने साथ जब देखें जहाँ पर भी ना फर्क आ जाता है, तफरीक आ जाती है, तो वो फिर पावरफुल हो जाता है वो। इससे पहले वो पावरफुल का कंसेप्ट नहीं था, वो हिंदुइज्म कहते हैं कि मजहब नहीं था। ठीक है, जब वो कास्ट सिस्टम लेकर आए तो फिर हिंदुइज्म बकायदा एक मजहब के तौर पे मर्ज हुआ और पावर के तौर पे मर्ज हुआ। और ये भी हमारा उसके हिस्सा नहीं है कि हम इंडिया की जो एम्पायरिज्म को स्टडी करें, वरना अगर आप इंडिया की जो मतलब उस बॉर्डर के उस पार जो एम्पायर्स खड़ी हुई थी हिंदुइज्म की, तो वो अगर आप स्टडी करें तो वो उस दौर की बड़ी पावरफुल एम्पायर उन्होंने बनाई थी फिर। ठीक है, उन्होंने क्योंकि वो फिर मिक्सचर बन गया, एक बकायदा मजहब बन गया था उनके लिए। ओके सर, थैंक यू। जी, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? आज का लेक्चर बोरिंग तो नहीं था, ये बता दें। नहीं सर हैरान बिल्कुल किया भी। आपने। जी, किसी और का क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें। अच्छा, ये आयशा बुखारी का क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्यन हिंदुइज्म की कास्ट है? नहीं आयशा, ऐसा नहीं है। आर्यन हिंदुइज्म की कास्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो आर्यंस थे वो एक कौम थी बेसिकली। ठीक है, वो अपने साथ एक सिस्टम लेकर आए थे। अच्छा, वो जो सिस्टम लेकर आए थे वो फिर वहाँ यहाँ पर आकर उन्होंने यहाँ के मुकामी लोगों को गुलाम बना लिया। ठीक है, उनका पहले से एक सिस्टम था कास्ट का। ठीक है, और वो पहले भी बटे बटे हुए थे। जो आर्यंस जहाँ पर आए थे पहले से बटे हुए थे। वो सबसे टॉप पर वो रखते थे ब्राह्मण्स को, फिर कश्तरी और फिर वेश्यो। ठीक है, यहाँ के मुकामी लोगों ने शूद्र बनाया और सबसे आखिरी उनको एक उससे भी जो गैर गुजरे, मतलब उनके मुताबिक गैर गुजरे, उनको उन्होंने दर्ज बना दिया, यानी अनटचेबल, उनसे स्वीपर इस तरह के काम लेते थे वो। ठीक है, तो आर्यन जो थे वो यहाँ पे आके खुद बड़े बन गए, ब्राह्मण्स बन गए, कश्तरी बन गए, मुकामी लोगों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, इस तरह कंसेप्ट बन गया। ठीक है, तो वो खुद इस कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए। वो कास्ट नहीं थे लेकिन इस कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए। जी सिद्रा। सर तो आर्यंस बाय कास्ट अगर कहा जाए तो मतलब रिलीजन के हिसाब से फिर वो हिंदू हुआ ना सर? नहीं, देखें, यही मैं बताना चाह रहा था, यही मैंने बात की हो कि हिंदुइज्म जो था उस टाइम कोई एक बकायदा मजहब नहीं था। ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर आप देखें वो क्या करते हैं, वो भगवान को पूजा करते हैं। ये एक आम उनकी उस अप्रोच है उनकी। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखें तो हिंदुइज्म के अंदर जो इन्फ्लुएंस है पावरफुल लोगों का, यानी कि इसका ब्राह्मण्स का। ठीक है, तो जी वो सर। जब ब्राह्मण्स बेसिकली वो जो यहाँ पे जो लेकर ब्राह्मण्स की ना वो सुपरियॉरिटी लेकर आए थे वो। ये मतलब मेरे बताने का मकसद ये था। असद भाई क्या सही कोई सर। मुस्लिम मुस्लिम तारीखदान नहीं था जिसने
मतलब हमारे अम्बिया की तालीमात पढ़ी हों, अम्बिया से रिलेट करके कि वो किस-किस सिविलाइज़ेशन में आए थे, वो उन्होंने कहाँ अपने दीन को फैलाया था, तो इस तरह का कुछ है? जी, जी। जी, जी अफ़ज़ल भाई ये क़िस्सतुल अंबिया के अंदर मैं स्टडी किया था, पढ़ा था और इस बारे में मैंने रिसर्च भी की थी। आदम के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका के पास सिलोन श्रीलंका के पास उनका वो हुई थी, मतलब यहाँ पे वो ज़मीन पे उतारे गए थे, यहाँ से फिर वो आगे उधर गए थे वो, ठीक है? तो मेनली मैंने कहा था कल मैंने मेसोपोटामिया का जब ज़िक्र किया, बाबिल और नैनवा का ज़िक्र जब मैंने किया था, तो मैंने कहा था ये लैंड ऑफ प्रॉफिट्स है, यानी बनी इज़राइल के अंदर जितने भी अंबिया आए और मैक्सिमम अंबिया जो आए हैं वो आए बनी इज़राइल के अंदर है, ठीक है? तो बनी इज़राइल के अंदर जितने भी अंबिया आए वो उसी पट्टी के अंदर आए। वो जो इज़राइल की है या फ़लस्तीन की है, जॉर्डन की है, मिस्र की है, तो ये जो इलाका था यहाँ पर वो मतलब आए थे बेसिकली अंबिया वो वहाँ पर आए थे। अच्छा इसके बनी इज़राइल के अलावा जो अंबिया आए, वो भी वो अर्बन वो जो बेल्ट थी वहीं पर आए थे मैक्सिमम। यहाँ पे उस तरह का कोई वो नहीं है। तो अब जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, वो मुस्लिम साइंटिस्ट तो अभी बात की है ना फिर, वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किए हुए ना, उस दौर के तो थे नहीं हम। हुँ। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ वो लिखने की कोशिश की है, ठीक है? लेकिन उनके मुताबिक जो लिखा उन्होंने उसके मुताबिक तो यही है कि जितने भी अंबिया थे वो उसी दौर वहीं के थे, ठीक है? सही। जी, क्वेश्चन हो जल्दी से कर लें 5 मिनट रहते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी, जी। 1 मिनट यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो इतनी वेल एडवांस थी, तो वो अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर सके थे आर्यंस के सामने? जी, और जी, फिर जी। जब अगर आर्यंस ने ओवरकम कर भी लिया था, उनको डिफीट कर दिया था, तो फिर वो खुद वहाँ पे सेटल क्यों नहीं हुए? वो तबाह क्यों हो गई सिविलाइजेशन? हुँ। अच्छा, अब ये देखें मैंने पहले एक ज़िक्र किया ये आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रियल इनहेरिटर्स हम हैं और मैंने ये भी कहा कि वो लोग माइग्रेट करके चले गए थे गैंगीज़ की तरफ, तो ये क्या कन्फ्यूज़न है, ये है क्या बेसिकली? वही यूँ कि यहाँ के मकामी लोग कुछ यहाँ ही पे रह गए, जिनकी हम नस्लें आगे यानी कि देखें हमारे जो पंजाबीज़ हैं, ठीक है, या सिंधीज़ है ख़ास तौर पे, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कितना पावरफुल है। जट, ठीक है, चौधरी, राणा, टवाना, ये कितना पावरफुल कास्ट सिस्टम, ये हमने आर्यन से लिया है। या आपको नज़र नहीं आता हमारे खून के अंदर कुछ ना कुछ तो शामिल है। अच्छा, ये जहाँ के जो लोग थे ये कुछ लोग यहीं पे रह गए थे, छुप-छुपा के जैसे भी हो। बाकी वो जो सारे थे वो उधर उसकी तरफ मूव कर गए क्योंकि वो वहाँ पे ना खुली जगह और वो उनको मतलब उन वहाँ पे कॉलोनाइज़ेशन शुरू कर दी थी, जो नॉर्थर्न इंडिया है, नेपाल और इस साइड का जो इलाका था। तो आर्यन वहाँ वापस चले गए थे, वापस कह रहा हूँ वो उस तरफ चले गए थे। मुकामी कुछ लोग जो है ना यहाँ पे रह गए थे हम। तो अच्छा सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? सर कि वो डिफेंड क्यों नहीं कर सके थे अपने आप हाँ, को? जो आपका रियल क्वेश्चन डिफाइन क्यों नहीं कर सके? वो 2 उसकी वजह हैं। मैंने बताया कि वो अपने साथ ना आयरन के हथियार लेकर आए थे वो। इससे पहले जी। आयरन एज इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। लोहे के हथियार आर्यन यहाँ पे लेकर आए थे, पहली बात तो ये। सेकंड यहाँ के जो मुकामी लोग थे वो हाथी और जो घोड़ा है इसको जंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और इवन यहाँ पे थे भी नहीं उस तरह। बात समझ आ रही है? तो ये जी, 3 जी। जो चीज़ें थी बड़ी पावरफुल थी। एक तो वो लोहे के हथियार उन्होंने इस्तेमाल किए और सेकंड हाथी और घोड़े को उन्होंने घोड़ा सवार जो है लश्कर जो होता है और उस हाथी को ये सुना होगा आपने हाथियों का जो एक लड़ाइयाँ थी ये गौरी का बाबर गौरी क्या नाम है उसका? शहाबुद्दीन गौरी उसके दौर के अंदर ये हुई थी लड़ाई जो हुई थी उसमें कैसे जी, जी, सिकंदर और पोरस की भी। जी। हाँ, वो तो ये वजूहत थी उनके शिकस्त पास होने की। फिर एक दफ़ा देखें यहाँ बरसीर में भी तो पहले आने से पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले भी तो उनकी मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन एक दफ़ा छा जाते हैं फिर तो सर उठाने कौन देता है? कोई कोशिश भी करे तो उसे कुचल दिया जाता है। असबाब आज़ादी बगावत आपने पढ़ी होगी। जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। राइट सर। नेक्स्ट थैंक यू। किसी क्वेश्चन? अच्छा, अब मैं आता हूँ होमवर्क की तरफ और ये मैं ग्रुप में बताऊँगा। होमवर्क ये होगा आप लोगों का, यहाँ मैंने ज़िक्र किया स्तूपास का, यानी वो जगह जहाँ पर जो गौतम बुद्ध की असल मूर्ति जो है वो रखी गई है। ये एक तो टेक्सला में है,
ये कुछ 6-7 मूर्तियां थी। अशोका जो बादशाह इसका हमने जिक्र किया, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में तफसील से पढ़ेंगे। उसने यहाँ पे छुपाई थी, यहाँ पे उसने दफन की थी, जिसकी जो बुद्धिज्म के जो लोग हैं, बुद्धिस्ट जो हैं, वो इसकी पूजा करते हैं और आज पाकिस्तान आते हैं उसके हवाले से। आप लोगों ने डिस्कस करके एक फाइल बना के जिस तरह भी करें हैं, मुझे इनबॉक्स करनी है सब ने, ये होमवर्क है सबका, कि दुनिया में और कहाँ पे स्टूपास पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है। सेकंड, आप लोग कोशिश करें कि जो 2 स्लाइड्स में आज की और कल की भेज दी है, आज की अभी भेज दूंगा। कोशिश करें आप लोग कि इसका क्रिटिकल एनालिसिस ये होता है कि स्लाइड्स के आपको समझ क्या आया है, क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, और वो एक एनालिसिस करके बताएं आपके क्या, आपको क्या समझ आई है इसमें से। आप सिंपल ये लिखें आपको क्या समझ आई है इस चीज़ के हवाले से, तो वो आप लोगों ने बताना है। अब लेस देन 1 मिनट रह गया, तो ये मैं स्लाइड्स और जो ये है रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। होप सो आपको लेक्चर आज का समझ आया होगा। जी